नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जी के भविष्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नेक्स्ट जो छठी सीरीज है उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज जो हम करेंगे वो करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल। और जैसे हम मरुस्थल की चर्चा करते हैं, आपसे हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो अमूमन हम कहते हैं सहारा मरुस्थल। लेकिन अगर ऑप्शन में अंटार्कटिका हो तो पहली जो प्राथमिकता हमें देनी होगी वो अंटार्कटिका मरुस्थल को देनी होगी, और दूसरी जो प्राथमिकता है वो हमें देनी होगी सहारा मरुस्थल को। यानी कहने का अर्थ है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका मरुस्थल है, जो पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीपीय क्षेत्रफल की दृष्टि। उसके बाद में दूसरी जो हम बात करेंगे वो हम करते हैं विश्व का सबसे बड़ा बालू का मरुस्थल, तो हम कहते हैं सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल के बाद में अगर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आता है तो उसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल या ग्रेट सिडनी मरुस्थल। सबसे पहले ग्रेट सिडनी मरुस्थल का निर्माण क्यों होता है इस पर हम क्या करेंगे चर्चा करें। देखो, हमने हमारे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है इसके पश्चिम में यहाँ पे एक मरुस्थल है जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल। देखो ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल दिख रहा होगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल यानी सहारा मरुस्थल। पहले नंबर पर हम लिखते हैं सहारा, और सहारा मरुस्थल के बाद में कौन सा होता है? ग्रेट सिडनी मरुस्थल या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। दूसरा जो इसकी विशेषता याद रखनी है, दूसरी याद रखनी है दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल। यानी कहने का अर्थ यह है कि ग्रेट सिडनी मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल के बाद में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, तथा दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ग्रेट सिडनी मरुस्थल। कौन सा है? ग्रेट सिडनी मरुस्थल माना जाता है। और ये जो मरुस्थल है इसके निर्माण के पीछे दो कारणों को माना जाता है। पहला कारण क्या है हम बात करते हैं। देखो, हम कहते हैं इधर से मानसूनी हवाएं आती हैं और ये हवाएं क्या करती हैं? ये हवाएं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकराकर यहाँ पे मूसलाधार क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। इस कारण से पूरा का पूरा जो बेल्ट है ये किससे आच्छादित रहता है? वनस्पति से आच्छादित रहता है। जैसे ये हवाएं इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिमी भाग में उतरती है, ये वर्षा नहीं करती। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा क्या होने लगती है? कम होने लगती है। और अगर वर्षा की मात्रा कम होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम क्या होती है? वर्षा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मरुस्थल की श्रेणी में रखते हैं। तो कहने का अर्थ है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल या ग्रेट सिडनी जो मरुस्थल है उसके निर्माण के पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो कारण, पहला कारण क्या है कि ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के वस्ती छाया प्रदेश में क्या है? स्थित है। दूसरी विशेषता हम बात करते हैं यहाँ पे, ये कौन सा सागर है? हिंद महासागर। कौन सा सागर? हिंद महासागर। और हिंद महासागर में दक्षिण से एक ठंडी जलधारा आती है और इस ठंडी जलधारा को कहा जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा के कारण यहाँ पे जो है वो उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है और इस कारण से यहाँ पे क्या होती? वर्षा नहीं होती। तो कहने का तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के दोनों के सम्मिलित प्रभाव से ये जो मरुस्थल बनता है इसे बोलते हैं ग्रेट सिडनी मरुस्थल। क्या बोलते हैं? ग्रेट सिडनी मरुस्थल के नाम से क्या जाना। देखो, इस मरुस्थल को मुख्य रूप से अलग अलग भागों में अलग अलग नाम
पर्वत श्रेणियां भी पाई जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वारबर्टन है, तो कौन सी है, वारबर्टन, और ये है मैकडोनाल्ड, कौन सी है, मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी। और ये जो भाग है इसे कहा जाता है गिब्सन मरुस्थल या ग्रेट गिब्सन मरुस्थल, ये है, इसको कहा जाता है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, इसे कहा जाता है तनामी मरुस्थल, और ये भाग है इसे कहा जाता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, और लास्ट है इसे बोलते हैं सिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन, सिम्पसन मरुस्थल। कहने का अर्थ यह है कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल या ग्रेट सिडनी मरुस्थल जो पथरीला मरुस्थल है उससे मुख्य भागों में क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल इस मरुस्थलीय भाग का उत्तरी और पश्चिमी भाग उसे बोलते हैं ग्रेट गिब्सन, उत्तरी भाग है या उत्तरी मध्य भाग है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, उत्तरी पूर्वी भाग है तनामी मरुस्थल, दक्षिणी पूर्वी है सिम्पसन या सिम्पसन मरुस्थल, और दक्षिणी पश्चिमी है उसे कहते हैं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और ग्रेट गिब्सन मरुस्थल के मध्य एक पर्वतमाला है जिसे बोलते हैं वारबर्टन, और ग्रेट सैंडी और सिम्पसन के मध्य मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी, मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी। और ये जो मरुस्थल है ये अधिकांश जो भाग है वो कैसा, पथरीला भाग है, कैसा भाग है, पथरीला भाग है। तो कहने का अर्थ ये है कि पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा, ग्रेट सिडनी मरुस्थल, या हम बात करते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल या पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जो मरुस्थल है उसे माना जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आइए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी जो भाग है ये क्वेश्चन, अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में हरियाणा में ये प्रश्न पूछा था क्विंसलैंड, और क्विंसलैंड प्रांत के पास इस प्रकार से समुद्र में एक समुद्री जीवों द्वारा निर्मित चट्टान पाई जाती है, और इस चट्टान को कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, यानी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के समानांतर मूंगा निर्मित, मूंगा या परवाल भित्ति पाई जाती है, और ये जो परवाल भित्ति है इसे कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। विश्व की सबसे लंबी परवाल भित्ति कहां पे पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के पास पाई जाती है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी क्या किया गया, शामिल किया गया। यानी आपको पता है कि समुद्र में कोरल या हम कहते हैं समुद्र में जो है चूना युक्त जो है क्या पाया जाता है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, और जब वो मरते हैं तो मरते समय आपस में चिपक जाते हैं, यानी खोल जो है वो आपस में चिपते रहते हैं, और चिपते रहने से इस प्रकार से एक दीवार का निर्माण करते हैं, और इस दीवार को क्या कहते हैं, परवाल कहते हैं। क्या कहा जाता है, परवाल। और परवाल जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। परवाल जो है वो एक बोलते हैं तटीय परवाल, दूसरी हम बात करते हैं यानी प्रारंभ जो होता है तटीय परवाल से होता है, तटीय परवाल के बाद में हम बात करते हैं रोधिका परवाल, और तीसरा होता है एटोल। यानी क्या नहीं करते हैं, प्रारंभ किससे होता है, परवाल अपना तटीय परवाल से होता है, उसके बाद में जब बढ़ जाते हैं रोधिका परवाल और एक गोल घेरा बना लेते हैं घोड़े के नाम जैसे हम बोलते हैं एटोल परवाल। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है जो विश्व की सबसे लंबी परवाल भित्ति है, लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है, ये कैसी है, रोधिका परवाल भित्ति है, कैसे है, परवाल भित्ति है, और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है।
सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इसे सागर के वर्षीले वन या रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी कहा जाता है। रेन फॉरेस्ट ऑफ सी, जिसे सागर के वर्षीले वन, जहां पे सर्वाधिक जो है जैव विविधता पाई जाती है, कहां पे है? ग्रेट बैरियर रीफ पे। कहां? ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे है? प्रशांत महासागर में। कहां पे? प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग और ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के आसपास क्या की जाती है? पाई जाती है। लगभग 2900 किलोमीटर लंबे ये प्रवाल भित्ति मानी जाती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। ले लिया होगा? अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के खनिजों की। और ऑस्ट्रेलिया के खनिजों की जैसे चर्चा करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज आता है ऑस्ट्रेलिया में वो आता है सोना। क्या है? सोना। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सोने के भंडार की दृष्टि में विश्व का अग्रणी राज्य है। और ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो प्रांत है, यहाँ पे दो क्षेत्र, एक तो है कालगुल्ली, एक कूलगार्ड। कालगुल्ली और कूलगार्ड जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए, यानी गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा क्षेत्र यहीं पे है जिसे हम बोलते हैं पिलबरा क्षेत्र। पिलबरा जो क्षेत्र है वो लोहा एसिड, और ये जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा हम बात करते हैं यहां पे एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग जो है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। यहां पे है ब्रोकन हिल्स, और ब्रोकन हिल्स जो है सीसा, जस्ता और तांबे के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं वाइपा क्षेत्र। और वाइपा जो क्षेत्र है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का अयस्क है, विश्व में सर्वप्रथम जो बॉक्साइट के विस्तृत जो भंडार है वो कहां पे मिले थे? यहीं पर केपियार का जो प्रायद्वीप है यहाँ पर मिला था। और इस केपियार प्रायद्वीप में जो बॉक्सा नामक स्थान है, उस बॉक्सा नामक स्थान पर बॉक्साइट के पर्याप्त भंडार मिलने के कारण जो है इसका नाम क्या रखा गया? बॉक्साइट रखा गया। तो कौन सा वाइपा जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पे स्थान माउंट ईसा, माउंट ईसा जो है वो सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो क्वींसलैंड जो प्रांत है, ये क्वींसलैंड प्रांत में मेरी कैथरीन, मेरी कैथरीन जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यानी मेरी कैथरीन जो है वो यूरेनियम के लिए, वाइपा क्षेत्र है वो बॉक्साइट के लिए, माउंट ईसा जो है वो सीसा व जस्ता के लिए, एलिस स्प्रिंग जो है वो पेट्रोलियम के लिए, पिलबरा जो है वो लोहा एसिड के लिए, कालगुल्ली कूलगार्ड सोने के लिए, ब्रोकन हिल्स जो है सीसा जस्ता के लिए, और यहाँ पे एक है
रोकहैम्पटन व जिप्सलैंड। और रोकहैम्पटन और जिप्सलैंड जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और भारत के एक महान उद्योगपति जो है वो यहाँ पर कोयला उत्खनन करता है। जिंदल, आपने नाम सुना होगा, जिंदल द्वारा यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी जो है वो कोयले की खान का क्या किया गया? निर्माण किया गया। और लास्ट जो है जो हमेशा प्रसिद्ध है हीरे के लिए, और यहाँ का जो क्षेत्र है ओर्गले क्षेत्र, ओर्गले जो है वो लाल हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है ये मुख्य रूप से क्या करें जानने जाते हैं। ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रोकन हिल्स है। ब्रोकन हिल्स पठारी प्रदेश है। इसका कौन सा खनिज मिलता है? सीसा और दस्ता। साथ में कौन सा मिलता है? तांबा मिलता है। इसके लिए इसके इंपॉर्टेंट आरएस के एग्जाम के लिए, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए कालगुली और कुलगुडी जो है यानी कुलगाड़ी जो है वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए। और पिलबरा जो है वो लोहा एस्क के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के लिए कौन सा? एलिस स्प्रिंग है। और माउंट ईसा है सीसा दस्ते के लिए। वाइपा क्षेत्र बॉक्साइट के लिए। मेरिकेथ्रीन है यूरेनियम के लिए। और आपको पता है पिछले फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम जो हुई थी उस एग्जाम में जो यूरेनियम से संबंधित बात की थी। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाले देश जो हैं, तो हम बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाले देशों में। एक तो हमारे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सर्वरूप जो देश है कौन सा है? हमने क्लास में चर्चा की थी, बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ये विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पन्न करने वाले देश माने जाते हैं। जबकि सर्वाधिक जो भंडार है यूरेनियम और सोने के वो किस देश में माने जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया देश में माने जाते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया जो देश है भंडार की दृष्टि से यूरेनियम के भंडार यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में, यहाँ पे सोने के भंडार पर्याप्त मात्रा में, यहाँ पे बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम के जो भंडार है वो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप आगे की चर्चा करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे यानी कहने का था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहाँ पे एक जो है भेड़ पाली जाती है मेरिनो में। प्रश्न ये है कि चीन के बाद में ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऊन उत्पादन करने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या माना जाता है? देश माना जाता है। यानी विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पन्न करने वाला जो देश है वो कौन सा है? चीन है। और चीन के पश्चात विश्व में दूसरा सबसे बड़ा ऊन उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया। अब बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया में मेरिनो भेड़ को पालने वाले जो लोग हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है जोकार। क्या कहा जाता है? जोकार। दूसरा प्रश्न ये है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की या ऑस्ट्रेलिया देश की मूल जाति कौन सी है? मूल जाति कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया जो देश है इस ऑस्ट्रेलिया देश की मूल जाति तो कौन सी है? एबोर्जिन्स। जबकि मेरिनो भेड़ पालने वाले जो लोग हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जोकारो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोकारो कहा जाता है। और विश्व में मेरिनो ऊन उत्पादन वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो महत्वपूर्ण देश माना जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है ऑस्ट्रेलिया जो देश है ये विश्व में ऊन उत्पादन करने वाले मेरिनो भेड़ से जो ऊन उत्पादन करने वाले जो देश हैं उनमें महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम जो यहाँ पे बात करेंगे एक हवाओं से संबंधित बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी भारत में तूफान आया, बंगाल की खाड़ी में तूफान आया है। तो बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आता है उसे हम बोलते हैं चक्रवात। क्या बोलते हैं? चक्रवात। और भिन्न भिन्न देशों में इन चक्रवातों को भिन्न भिन्न नामों से क्या किया जाता है? जाना जाता है। और ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी तट है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं यानी कहने का अर्थ है हिंद महासागर से जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उन्हें कहा जाता है बिल्ली मिली। क्या कहा जाता है? बिल्ली
यानी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में हिंद महासागर के द्वारा जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं विली विली, जबकि भिन्न भिन्न देशों में इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। भारत में चक्रवात कहते हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के मेक्सिको की खाड़ी से जो चक्रवात प्रवेश करते हैं उसे कहा जाता है टोर्नेडो। मैं कहूँ पश्चिमी द्वीप समूह में, या हम कहते हैं चीन में टाइफून। ठीक है, तो भिन्न भिन्न देशों में इन चक्रवातों को भिन्न भिन्न नामों से क्या कहा जाता है, जाना जाता है। अपने को ऑस्ट्रेलिया में याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, विली विली कहलाता है। दूसरी, यहाँ पे एक गर्म पवन चलती है, और ये जो गर्म पवन चलती है इसे एक नाम दिया जाता है। देखो भारत में जो चलती है नार्वेस्टर कहलाते हैं, और यहाँ पे चलती है उसे बोलते हैं ब्रिक फिल्टर। क्या बोलते हैं, ब्रिक फिल्टर। जबकि यही जो न्यूजीलैंड में चलेगी तो इस न्यूजीलैंड में इसे बोलते हैं नार्वेस्टर। कहने का अर्थ है नार्वेस्टर और ब्रिक फिल्टर जो हवाएं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चलती हैं, इन्हें भिन्न भिन्न नामों, ऑस्ट्रेलिया में चल रही है तो इसे बोलेंगे ब्रिक फिल्टर, और अगर ये गर्म पवन न्यूजीलैंड में चलती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं नार्वेस्टर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जबकि अगर यहाँ पे ठंडी पवन चलती है, ये इस भाग में चलेगी और इसे बोलेंगे द ब्रस्टर। क्या बोलते हैं, द ब्रस्टन के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख विशेषताओं पे हमने क्या किया, चर्चा की। तो दोस्तों जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक इस चैनल को क्या करें, विस्तारित करें। जय हिंद, जय भारत।